नमस्कार, स्वागत करती हूँ शेर दिल के एक और शेर दिली से भरपूर एपिसोड में। आज के जो हमारे दो मेहमान हैं, इन दोनों के बारे में क्या ही कहूँ। मिस्टर अमरजीत सिंह चावला और मिसेस गुरशरण कौर, ये हस्बैंड वाइफ जो जोड़ी है, इन्होंने बहुत लेट सोचा, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, सोचा और वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू कर दिया। यस, बता दूं आपको, दे आर टुगेदर नोन एज द टर्बन ट्रैवलर्स, और इन्होंने अपना 4 डेकेड पुराना ड्रीम कंप्लीट किया। अभी भी कर रहे हैं, जर्नी इनकी कंटिन्यू है। तकरीबन 87 कंट्रीज बाय रोड इन दोनों ने मिलके ट्रैवल किया है। लेट्स वेलकम विद अ वार्म हग मिस्टर अमरजीत सिंह चावला एंड मिसेस गुरशरण कौर को ऑन शेर दिल। शेर दिल विद स्मृति। मिस्टर चावला, स्वागत करती हूँ आपका शेर दिल पर। मैं हूँ स्मृति और आपके जज्बा को मैं करती हूँ सलाम। मतलब कहते हैं ना कि 59 ईयर ओल्ड में तो मैं अभी से काफ़ी सुस्त सी पड़ गई हूँ, लेकिन आपने इस उम्र में बाय रोड ट्रैवल करने का सोचा, वो भी अपनी वाइफ के साथ। तो इस ज़बरदस्त पहल का मैं स्वागत करती हूँ। और जो कॉन्टिनेंट्स आपने क्रॉस किए, ये मतलब जज्बा कैसे आया और ये रोड ट्रिप का आइडिया कहाँ से आया? आपकी वाइफ को आपने कन्विंस किया सर? कैसे हुआ ये सब, जरा बताइए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह चावला, आप सब लोगों का अपना द टर्बन ट्रैवलर, आज इस पॉडकास्ट के जरिए आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस रोड ट्रिप का आइडिया बताता हूं कि ये कहां से आया। 1979 ये वो समय था जब हिंदुस्तान में हिप्पियों का दौर था और पाकिस्तान का जो रोड बॉर्डर है वाया बागा होके वो खुला हुआ था। तो जितने भी फॉरेनर्स थे वो अपनी गाड़ियों के द्वारा बसेस, कार्स, कैरावैन्स, बाइक्स, ये सब पे वहाँ से क्रॉस होके अमृतसर से दिल्ली आया करते थे। और यहाँ पर कनॉट प्लेस में डी रैम्बल नाम का एक कैफ़े होता था, जो कि ठीक बिल्कुल रीगल होटल के सामने था, जहाँ की आजकल पालिका पार्किंग है। वहाँ पर मैं एक फॉरेनर कपल से मिला और उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे। So they became my friends and they stayed in my guest house in फरीदाबाद। और उनसे जब दोस्ती हुई तो उस वक़्त ये आइडिया आया, मेरा और मेरे दोस्त, हम दोनों ने, उनके वो जॉइंट हमारे फ्रेंड थे, और मेरे जो मित्र थे उनका नाम था कमल जैन, और उनके साथ हमने उस वक्त प्लान किया कि यार एक ऐसा काम करते हैं, जब एक फॉरेनर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी वर्ल्ड टूर लगाएंगे, और वो भी मोटर बाइक्स पे। तो आइडिया ये ओरिजिनेट वहाँ से हुआ था। लेकिन उस वक्त ये ऐसा था जैसे कि एक छोटा सा बच्चा चांद मांग रहा हो। और मैंने अपने नाना जी से, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला था, उनसे ये आइडिया शेयर किया, तो वो थोड़े गुस्से में आ गए जब उनको मालूम पड़ा कि बाइक्स पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हें अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, तो जब और बड़े हो गए तब ये करना। तो 19 साल की उम्र के हिसाब से आज के बच्चे तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के आगे उस वक्त नहीं बोल पाते थे। खैर, वो आइडिया मन का मन में रह गया, लेकिन मैंने उस आइडिया को 40 साल पाला। और जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, और उसके बाद जब मैं तकरीबन 58 साल का था, सो इट वाज अबाउट 2018, तो हमने उस आइडिया को फिर रूप दिया और प्लान किया कि हम दिल्ली से लंदन जाएंगे। और मैं और मेरे साथ मेरे 2 कैमरामैन, तो हम 3 लोगों ने ये जर्नी प्लान की। और फिर सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से पूछा, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू हैं। तो मेरे फादर का सबसे पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि तुम ये कर लोगे? तो मेरा जवाब था कि डैड, मुझे नहीं पता कि मैं कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, पर हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे ये करना है। सो ही वॉज इंस्पायर्ड कि भाई ये मेरा बेटा जो है ये बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, एंड ही इज़ मैच्योर नाउ, ही इज़ 58, सो ही विल डू इट। सो ही सेड ओके, गो हैड। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं नहीं हूँगा अगर, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो मैंने अपनी बेटे से पूछा, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही रहते थे हमारे साथ। तो उनका कहना था कि डैड डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर हैं और पेरेंट्स का, हम दादा दादी का पूरा ख्याल रखेंगे, सो डोंट वरी, आप जाओ और अपने ड्रीम्स पूरे करो। तो एक बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट थी मुझे अपने बच्चों के द्वारा। और ऐसा कोई भी बड़ा काम जब आप ज़िंदगी में करते हैं तो उस वक्त फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी वाइफ से बात करी, और मेरी वाइफ मेरा ये सपना शुरू से जानती थी जब हमारी शादी हुई थी, और तब से उनको पता था कि मुझे ये करना है। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, जब से हमारी शादी हुई है मैं सुनते आ रही हूँ कि
मैं जाऊंगा ये करूंगा, तो जाओ, उसको जाके ख़त्म करके आओ, अपने ड्रीम को पूरा करो। तो बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरी वाइफ के द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि येस आई हैव टू डू इट। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूँ कि मेरी उम्र के लोग जो हैं वो अपने नाते पोतियों के साथ खेला करते हैं, और मैं इस उम्र में एक ऐसा वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने किया था उस ज़माने में। तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो शब्दों में शायद उसको बयान ना किया जा सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊंगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा था। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लार्जर देन लाइफ होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो होता है, आप एक फ्रीडम महसूस करते हैं, एक अजीब किस्म की फ्रीडम, जैसे कि आप एक बर्ड हैं और फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। जो डिसीजन होते हैं वो सब आपके खुद के लिए हुए होते हैं, और उसके रिपरकशंस भी आपने ही फेस करने होते हैं। तो फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई गॉट देयर। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है वो आपका इतना रिच एक्सपीरियंस आप उससे गेन करते हो, क्योंकि ये ठीक वैसा है जैसे कुएं में कोई मेंढक हो और उसके लिए ज़िंदगी और सारा जो उसका संसार है वो उस कुएं के बराबर ही होता है, कि उसको लगता है दिस इज़ माई वर्ल्ड। लेकिन जब आप उसको कुएं से बाहर रखते हो तो उसको लगता है कि यस, ये जहाँ पर हूँ मैं, ये वर्ल्ड है। अगर आप अपने शहर से बाहर निकलते हो, अपने ज़िले से बाहर निकलते हो, या अपने देश से बाहर निकलते हो, तो आपके लिए वो आपका वर्ल्ड जो है वो बदलता जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब कोई ऐसा ट्रिप करते हैं जो वर्ल्ड ट्रिप हो, और वो भी बाय रोड आपकी अपनी कार के द्वारा हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच होता है। उसके बाद आपकी नॉलेज, वो नॉलेज जिस तरीके से बढ़ती है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, जब आप उसको रूबरू होकर देखते हो और उन चीज़ों को आप जब महसूस करते हो, तो आपकी नॉलेज वो 7वें आसमान पर होती है। उसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस। तो जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कोई काम किया नहीं था, ना कोई रोड बॉर्डर क्रॉस किया था, ना किसी ऐसे कंट्री में गए थे। हाँ, जबकि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं स्विट्ज़रलैंड कम से कम 8-10 बार ही गया था अपनी फैमिली के साथ, कभी अपने बिजनेस के लिए। पर इस ट्रिप पे जब मैं स्विट्ज़रलैंड गया तो मुझे लगा कि ये कौन सा स्विट्ज़रलैंड है जो शायद मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि जब आप बाय एयर जाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आप रोड के द्वारा जाते हैं तो वो जो कार है वो आपके पाँव होती है, आपका जहाँ मन होता है आपने स्टीयरिंग घुमाया और आप उस तरफ चले गए। तो असल जो ज़िंदगी है, असल शहर जो है वो सब कुछ नहीं है। असल जो मुल्क है और उसका जो कल्चर है वो शहरों में नहीं, गांव में बसता है। और गांव में आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास फ्रीडम हो, आपके पास अपनी गाड़ी हो और आपने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और आप कहीं पर भी चले गए और वहाँ जाके आपने टाइम स्पेंड करा। सो ये जो एक्सपीरियंस है ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस है, जो आप यहाँ सुन के शायद उसको उतना ना समझ सकें। और हाँ, जब आप इसको खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक्सपीरियंस किस प्रकार का होता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पता नहीं अब मेरी जब आपकी उम्र में मैं आऊँगी तो क्या वाकई में ये कर पाऊँगी या नहीं। वेल, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सर 59 का जो ये उम्र है, इसमें जनरली लोग शुगर का चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। आपने तो वर्ल्ड मैप खोल दिया। फर्स्ट ट्रिप कहाँ का था एंड एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके भी शुगर के चार्ट आपके इंटरनेशनल मैप्स में बदल जाएंगे अगर आपका निश्चय पक्का हो। अक्सर हम अपने सपनों को याद तो रखते हैं, लेकिन आगे जाके इसको भूल जाते हैं। वो सपने आपके कभी भी पूरे नहीं होंगे जिसको आप बीच में छोड़ देते हो। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको उसे पालना पड़ेगा, और उसको अंत तक, जब तक वो सपना पूरा ना हो, आपको उसको संभाल के रखना होगा। मेरा पहला ट्रिप वो भी एक सपना था, 40 साल पहले देखा हुआ सपना, जो 40 साल के बाद मैंने पूरा किया। और फर्स्ट ट्रिप जो मेरा था वो था दिल्ली से लेकर लंदन तक। दिल्ली से लंदन तक का वो सपना, उसको पूरा करने में मुझे 135 दिन लगे, जिसमें मैंने तकरीबन 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 33 कंट्रीज़ हमने उस वक्त पूरे किए। ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। मैं बाय एयर काफ़ी सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ। जब मैं 19 साल का था, 1979 मुझे याद है, उस वक्त मेरा जो पहला वीज़ा था वो अमेरिका का लगा था, और उसके बाद से मैं आज तक ट्रैवल ही कर रहा हूँ और तकरीबन 80% से ऊपर दुनिया में देख चुका हूँ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था बाय रोड अपनी कार के द्वारा करने का, वो कुछ और ही तरीके का था।
तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको इस जर्नी के द्वारा मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद से उसको एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को ढूंढना, एक तरीके से आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस करता है। तो जब मैंने ये ट्रिप किया तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा, और जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगा कि अब मैं दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी जा सकता हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से उस चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ और खुद से अपना ट्रिप खुद बना सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस, जो आपके ने मेरे से सवाल पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और एक और ख़ास बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि दुनिया के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। खूबसूरती से मेरा मतलब उनकी दिल की खूबसूरती से है। मैंने नहीं देखा कि जिन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ उसमें से कोई भी बंदा मुझे ख़राब मिला हो। सारे ही बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही आपको प्यार करने वाले थे, और अनकंडीशनल लव। इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो तकरीबन 70 कहानियाँ आज भी मेरे दिल पे लिखी हुई हैं। जब मैं अपने ट्रिप पे गया और मैंने जो वहाँ लोगों के साथ मिला और जो लोगों ने मेरे साथ किया, और वो अपने आप में बहुत ही, इसको मैं शब्दों में कैसे बयान करूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शब्दों में बयान करने लायक है ही नहीं। एक अनकंडीशनल लव जो आपको लोगों से मिलता है, तो आप उस वक्त कोई भी बात आपके मुंह से निकलती नहीं, और आपको लगता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं कि आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस इस ट्रिप के बारे में। Great, sir. Your car has been a constant companion across thousands of kilometers, 87 countries. Did you sleep गाड़ी में ही किसी टाइम पे ऐसा हुआ, या फिर कभी गाड़ी खराब वराब हुई तो कैसे मैनेज हुआ? क्या लोकल लोगों ने वर्ल्ड के कहीं किसी जगह पे मदद करी? मेरी गाड़ी, जिसे मैं अपनी सेकंड वाइफ बुलाता हूँ वो इसलिए क्योंकि जितना टाइम मैंने अपनी बीवी के साथ गुजारा है आज तक इन 40-45 सालों की शादी में, उतना तो नहीं, पर मैंने काफ़ी टाइम अपनी इस सेकंड वाइफ यानी कि अपनी गाड़ी के साथ गुजारा है। क्योंकि 3 लाख किलोमीटर के सफ़र में ये सारी गाड़ी 99% मैंने चलाई है। 1-8% कहीं जब मुझे नींद आती थी तो मेरे जो कैमरामैन थे वो भी ड्राइव कर लेते थे। ये गाड़ी जो है मेरी फेवरेट कार है। ये आइकॉनिक कार आज बन गई है क्योंकि इसके ऊपर 2000 से भी ज़्यादा लोगों के सिग्नेचर इस गाड़ी के ऊपर हुए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, सुष्मिता सेन हमारी यहाँ की एक्ट्रेस हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं वो, और इस तरीके से पता नहीं कितने एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स और फिल्म स्टार्स इंडिया के और इंडिया से बाहर के सब लोगों ने इस गाड़ी के ऊपर साइन करे हैं। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रिलायबल है कि मुझे इस गाड़ी से आज तक 3 लाख किलोमीटर में कभी भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई जिससे कि ये गाड़ी का कहीं ब्रेक डाउन हो गया हो और या गाड़ी कहीं रुक गई हो, बिल्कुल ही कि चलती ही नहीं हो। छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ी का टायर का पंचर होना, तो वो एक आम बात है और उसको हम फिक्स कर सकते हैं, हमारे पास उसकी किट होती है, तो उसको छोड़ के ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बार ऐसा ज़रूर हुआ जब हम लोग सेंट्रल एशिया में थे, शायद किर्गिस्तान में थे या उज़्बेकिस्तान में थे, और वहाँ पर इस गाड़ी में एक अजीब सा वो था कि जब ये गाड़ी नई आई थी 2013 में, तो इसमें पुश बटन स्टार्ट नहीं था। तो हमने कहा कि अब हम जा रहे हैं तो पुश बटन लगवा लेते हैं, तो हमने इसमें यहाँ पर 15-16 हज़ार रुपये खर्च करके पुश बटन लगवाया था और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ अचानक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और बड़े फिनिकी से बिहेव करी थी गाड़ी, जैसे कि आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो इस गाड़ी में भी ऐसा होता था कि इसके जो शीशे हैं वो अगर नीचे हैं तो गाड़ी स्टार्ट होती थी, अगर नीचे नहीं है ऊपर हैं तो ये गाड़ी अचानक बंद हो जाती थी। तो अजीब सा मसला था, तो हमें गाड़ी के शीशे नीचे रखने पड़ते थे सारा दिन, और उस वक्त क्योंकि डीजल सस्ता था और गाड़ी ऑन रहती थी, हम इसको ऑफ भी नहीं करते थे। जब शीशे ऊपर करने हो तो सारा दिन ये गाड़ी स्टार्ट रहती थी, लेकिन जब आपको स्टार्ट करना हो और अगर इसके शीशे डाउन है तो फिर ये स्टार्ट नहीं होती थी। तो खैर एनीवे, वो हम मैनेज करते किस तरीके से हम जब उज़्बेकिस्तान पहुंचे तो वहाँ पर एक होटल के बाहर हमने एक इवेंट था वहाँ के इंडियन एम्बेसडर का, वहाँ हम गए थे अटेंड करने के लिए, और बाहर जब वापस आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो वहीं पर एक सज्जन थे जिनकी वहाँ पर कार रेंटल की एजेंसी थी, तो वो आए तो उन्होंने बोला कि कैन आई हेल्प, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने वो गाड़ी वाड़ी देखी और पता नहीं नीचे उन्होंने ब्रेक के पास क्या किया, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा अभी तो आपने कर दी, लेकिन इसका मुझे फिक्स करना है इसको। तो उन्होंने एक अपने दोस्त का एड्रेस दिया, तो और मैं वहाँ पर उस गाड़ी को फिक्स कराने के लिए अगले दिन गया जब,
तो वो इंसान वो मेरे पास आया, उसने बोला जी ये तो आपका जो सिस्टम है ये चाइनीज़ मेड है, तो ये ख़राब हो गया है, तो मुझे उसको नया डालना पड़ेगा, और ताइवान का हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है, हम वो डाल देंगे। तो मुझे लगा कि जैसे अक्सर आम लोग जो है मोटर मैकेनिक, वो आपका अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं, और ख़ास तौर से इंडिया में तो ऐसा बहुत होता है, तो हमें तो वो ठीक कराना ही था। तो हमने बोला कि ठीक है आप इसको चेंज कर दें। तो उसने थोड़ा टाइम लगाया, उसके बाद उसने वो चेंज करके वो ले आया, और उन्होंने बोला कि ये आपका पुराना पार्ट है और ये गाड़ी आपकी फिक्स हो गई है और आप इसको चला के देखें। तो हमने जब उसको स्टार्ट किया, ऑन किया, तो गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप कितने पैसे लेंगे, तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो पार्ट है ये है $40 का। तो डॉलर में ख्याल उसका शायद $80 का था, तो $40 का मतलब होगा कि 3200 रुपये, और मेरी फीस जो है वो है $20, यानी कि 1600 रुपये। तो मैं इतना हैरान हुआ कि उस आदमी की ईमानदारी देख के कि इतने कम पैसे में उसने सारा कुछ कर दिया। तो मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित था कि मैंने आउट ऑफ कर्टसी उसको $100 का नोट, यानी कि जो $60 उसके बनते थे और उसके ऊपर $40 उसको मैंने टिप दी। वो टिप नहीं ले रहा था वो, तो फिर मुझे अपने उस दोस्त को जिसने रेफ़र किया था उसको फ़ोन करना पड़ा और कहना पड़ा कि उसको आप ये बोलो कि ये टिप नहीं है, ये मेरा एक काइंड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड है जो उसकी मैं ईमानदारी के लिए उसको देना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, और जो हमें हमारे साथ, हमारी कार के साथ रिलेटेड जो वहाँ पर हुआ। और उसके बाद फिर इस गाड़ी ने आज तक वही वाला पार्ट जो उसने डाला था वही काम कर रहा है। इस बात को भी आज 7 साल हो गए और वो गाड़ी ठीक तरीके से चल रही है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी हमें आज तक नहीं आई। तो छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इस गाड़ी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएं। अपनी इस आइकॉनिक कार में सोना, अरे इसका तो मज़ा ही कुछ और है। और मैं एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा अपनी गाड़ी में सो चुका हूँ। और इस रीसेंट ट्रिप पे तो काफ़ी दफ़े ऐसा हो गया। और पहला ये हुआ कि जब हम यहाँ नेपाल से चाइना क्रॉस कर रहे थे और चाइना बॉर्डर के ऊपर वहाँ पर सड़क टूटी हुई थी, तो पहले तो हमें 2 दिन वहाँ रुकना पड़ा, हम बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सके। और जब तीसरे दिन हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो बॉर्डर क्रॉस करते करते भी काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी कि शाम हो चुकी थी। और उसके बाद जब हम बॉर्डर क्रॉस करके आगे गए तो पता लगा कि वहाँ पर फ्लड आया हुआ है और जो सड़क टूटी हुई थी वो अभी भी टूटी हुई है और हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा। और उस रात मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ कोई 10-12 गाड़ियाँ और भी थी। और बॉर्डर क्रॉस करते ही चाइना का वहाँ बाहर एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट था, वहाँ पर वो सारी गाड़ियाँ फिर पार्क हुई और फिर हम सब लोग वहीं पर, हम लोगों ने अपना खाना बनाया। फयाज भाई हमारे साथ थे, उनकी मिसेज भी थी, तो उन्होंने पूरी किचन वहाँ बना के रखी हुई थी। वो अपना गैस सिलेंडर वगैरह भी लेके आए थे साथ में। तो सब ने फिर, और फयाज भाई और उनकी मिसेज ने देवर रिमार्केबल, उन्होंने सारा खाना बनाया। और मुझे याद है अच्छी तरह बारिश भी हो रही थी, तो सबसे पहले तो हमने मैगी खाई थी, तो वो उन्होंने हमें मैगी खिलाई। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर खाना बनाया और हम रात को वहीं पर गाड़ी में मैं सोया। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं थी, उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया लेटर आगे जाके कब ज्वाइन किया था आपने? अलमाटी में ज्वाइन किया था, यस। तो वो जो मैं गाड़ी में सोया था उस दिन मैं अकेला ही था, और मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, हम 2 लोग थे गाड़ी में। और उसका सुबह टॉयलेट भी नहीं था वहाँ पर, तो एक टॉयलेट था वहाँ पर। और फिर मुझे मेरे कैमरामैन ने आके बोला कि सर एक टॉयलेट है, आप अभी चले जाओ, तो अभी वो यूज़ नहीं हुआ ज़्यादा। तो मुझे याद है 5:30 बजे का सुबह का टाइम था, तो फिर मैं गया, हमने टॉयलेट यूज़ किया। और फिर उसके बाद कोई 11-11:30 बजे के करीब रास्ता खुला और फिर हम आगे गए। अब मैं आपको अपनी वाइफ के साथ उनसे मिलवाता हूँ जिनका नाम स्वीटी जी है, और वो आपको बताएंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। स्वीटी जी, आप जब थे मेरे साथ में, और लैटविया था राइट, तो लैटविया में क्या हुआ था आप बताएं। ये लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि गाड़ी में सुना तो इनसे बहुत था, गाड़ी में कैसे सो सकते हैं रात को, वो भी पूरी रात। जब अपने ऊपर आई तो अच्छा बहुत लगा, शायद भूलने वाली रात नहीं थी वो। एक गैस स्टेशन के आगे ही हमने गाड़ी रोकी, क्योंकि उस दिन रात को होटल में काफी हम घूमते रहे। मेरे ख्याल शायद 12-12:30 1 बज गया था और कहीं होटल में मिला नहीं था। यही डिसीजन हमने लिया कि चलो गाड़ी में जैसे भी है आज रात बिताते हैं। स्लीपिंग बैग हमने खोले अपने, ठंड बहुत थी, तो हम लेट के, सामने कॉफ़ी शॉप भी थी,
कुछ खा भी सकते थे हम, कॉफी वगैरह गरम गरम। एक्चुअली वो जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी वो एक गैस स्टेशन था, पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप था, लेकिन उसकी कॉफी शॉप भी थी। हाँ, अंदर कॉफी शॉप थी और टॉयलेट भी था वहाँ पर। मेन प्रॉब्लम आती है टॉयलेट की। तो ये भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट याद रहेगा वो। और उस दिन मुझे याद है -2 या 3 डिग्री टेम्परेचर था और हमने गाड़ी का जो हीटर चला के रखा हुआ था और थोड़ा सा शीशा खोला हुआ था, और जो हमारी जो स्लीपिंग बैग थी वो काफी बड़ी थी, तो आधा पीछे मैं पीछे थी, ये आगे थे, लेकिन हमने पूरा खोल के आगे पीछे करके लिया हुआ था। पर वो था एक्सपीरियंस मजेदार, अच्छा लगा। नहीं तो ये भी एक अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। गाड़ी में सोना जो है, कभी कभी आपको मजबूरी में सोना पड़ता है। मैं तो कभी कभी वैसे भी सो जाता था, जब मुझे नींद आती थी तो मैं गाड़ी साइड में पार्क करके और थोड़ी देर के लिए पावर नैप हमेशा ले लिया करता हूँ। तो मेरे लिए तो गाड़ी में सोना ऐसा है जैसे कि आप अपनी मम्मी की गोद में सो रहे हो। क्या बात है, गाड़ी में सोने का मौका, मतलब ऐसी लंबी ट्रिप तो मैंने कभी की नहीं है, लेकिन आई होप सीरियसली आपको सुनने के बाद वो जज्बा जाग रहा है कि एक उम्र में आके शायद हम भी कुछ ट्रिप कर पाएं। खैर, फ्रॉम नेपाल टू नॉर्वे, फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, आपकी इन सारी मतलब ट्रैवल के दौरान में कौन सी कंट्री ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया एंड क्यों? ये सबसे टफ सवाल है, क्योंकि इसका जवाब देना ठीक वैसा ही है कि एक माँ के अगर 3 बच्चे हों और उसको पूछा जाए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है। तो मैं भी जब ये जर्नी करने गया तो इतने सारी कंट्रीज़ हमने किए, और इसकी शुरुआत ऐसी होती थी जब मैं छोटा था और पहली दफ़े कश्मीर गया था तो मुझे लगता था कि कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। फिर जब स्विट्ज़रलैंड गए तो मुझे लगता था कि स्विट्ज़रलैंड, वाओ, इससे बढ़िया तो कोई जगह है ही नहीं, कश्मीर भी इसके सामने फीका है। लेकिन जब इस ट्रिप पे हम गए और हमने वही स्विट्ज़रलैंड दोबारा किया तो मुझे लगा कि ये ऐसा कौन सा स्विट्ज़रलैंड है जो हमने से पहले नहीं देखा था। क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आप वहाँ पर चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया है पिछले इतने सालों के ट्रैवल में बाय रोड के कि किसी भी देश की खूबसूरती जो है वो उसके शहरों में नहीं बसती है, उसके गाँव में बसती है। और ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी लागू होती है। हम अपनी गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं किसी पहाड़ के किनारे, और अक्सर हम जैसे दिल्ली में रहने वाले हैं और हम लोग जाते हैं शिमला या मसूरी जाते हैं तो रास्ते में हम ढाबों पे रुकते भी हैं, लेकिन हमने कभी भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस ढाबे के साथ में एक छोटी सी सड़क है जो नीचे लेके जाती है आपको एक वहाँ नदी के किनारे, और वहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने वाली होती है, और वही असली शिमला है। हम शिमला की मॉल रोड पे जाके देखते हैं, लेकिन असल शिमला जो है उस नदी के किनारे और नीचे घाटी में बसता है। तो जब भी आप किसी नए कंट्री में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो कुछ ना कुछ नया वहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलता है। जिस तरह मैं जब न्यूजीलैंड गया था पहली दफ़े अपनी वाइफ के साथ, तो मुझे लगा था कि इतना सुंदर, इतना काम और इतना पीसफुल ये जगह है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर हमें कभी भी लाइफ में रिटायर होना होगा तो हम यहीं आके रिटायर होंगे। लेकिन जब वहाँ से वापस आए और हमने ये रोड की जर्नी शुरू करी दिल्ली से लंदन की, और हम पोलैंड गए, तो पोलैंड इतना खूबसूरत था, आप यकीन मानिए कि मुझे उसका कभी अंदाज़ा ही नहीं था। फिर जब हम ऑस्ट्रिया गए तो मुझे लगा कि वाह, ऑस्ट्रिया इतनी खूबसूरत जगह है, और ख़ास तौर से वो जगह जहाँ पर टाइगर जिंदा है की फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिस घर में हुई थी उन्होंने हमें इनवाइट किया था, और वहाँ पर हम 2 दिन ठहरे थे। और वहाँ पर 2 पहाड़ मिलते हैं और सड़क का वो आखिरी कोना है, वहाँ आगे जाके सड़क ख़त्म हो जाती है। हम उस जगह पे रुके और वो इतना खूबसूरत था, पूरा ऑस्ट्रिया इतना खूबसूरत था। तो इस प्रकार से ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक किसी पर्टिकुलर एक कंट्री को पिन पॉइंट करना कि कौन सा वो ज़्यादा अच्छा था। बाकी हर कंट्री में कुछ ना कुछ आपको देने लायक है। इंडिया में भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएंगे, और मुझे हैरानगी है कि मैं आज 66 साल का हो चुका हूँ, और जब मैं 58 साल का था तब तक मैं नॉर्थ ईस्ट नहीं गया था। और जब हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी तो हमने सारा नॉर्थ ईस्ट, वो 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर जिसको बोला जाता है, वो सारा हमने किया था। और नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत है, यकीन मानिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग क्योंकि नॉर्थ इंडियन हैं, हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, तो हमारे लिए जो यहाँ नॉर्थ के पहाड़ हैं वही सब कुछ होता था। लेकिन जब हमने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट किया तो वो भी बहुत अच्छा लगा। आपके ट्रैवलिंग के दौरान जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए, उतार चढ़ाव से भरे या फिर हंसी मजाक, मस्ती, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आई एम श्योर आप दोनों ने गेन किए होंगे। किसी एक कंट्री की या फिर कोई भी एक्सपीरियंसेस अगर आप कोई एक कहानी हमें बताएं तो बड़ी खुशी होगी। दिल्ली से लंदन के ट्रिप के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिनको आप मेरा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, पर मेरे लिए वो एक कहानियाँ थी
ऐसी 70 कहानियाँ जो मेरे दिल में आज भी बसी हुई हैं। मैं उनमें से 2 कहानियाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। पहली कहानी वहाँ घटी जब मैं डेनमार्क में एक पेट्रोल पंप पे हाईवे पे पेट्रोल डलवा रहा था और हमारे साथ एक वैन थी जिसमें एक फैमिली थी और उनमें से एक छोटा सा बच्चा था 4-5 साल का, और उसकी जो माँ थी वो मेरे पास आई और कहने लगी कि क्या मेरा बेटा आपकी गाड़ी में बैठ सकता है। तो मैंने कहा ज़रूर बैठ सकता है। तो वो बच्चा जो था वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और अजीब तरह से साउंड वो मुंह से निकाल रहा था, कभी क्लैप कर रहा था। तो वो घूमता रहा गाड़ी के मेरे चारों तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो राइट साइड पे था और बाहर की गाड़ियाँ, विदेश की गाड़ियाँ जो हैं उनका स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो पहले तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि लेफ़्ट साइड पे जब वो आया तो उसको वहाँ स्टीयरिंग ही नहीं मिला और वो बड़ा ही सरप्राइज़ था। तो फिर उसको मैं लेके राइट साइड पे गया, वहाँ उसको मैंने स्टीयरिंग दिखाया, उस पर वहाँ बिठाया उसको। तो बहुत ही खुश था वो बच्चा। और उसके बाद मैंने उसकी माँ से पूछा कि क्या वो साइन कर सकता है हमारी गाड़ी के ऊपर। तो उसने कहा हाँ ज़रूर कर सकता है। तो उस छोटे से बच्चे को फिर मैंने मार्कर पेन दिया और उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से वहाँ मेरी गाड़ी के साइड के ऊपर लिखा नोवा। तो वो पूरी तरीके से नहीं लिख पाया, तो उसकी माँ ने इसको फिनिश किया और लिखा कि ड्राइव सेफ नोवा एंड कंपनी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था उसका नाम NOVA नोवा। उसके बाद वो बच्चा हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद और वीडियोस हमने उसकी बनाई और वो फिर अचानक वहाँ से चला गया। तो उसकी माँ से जब मैंने पूछा कि वो आपका बेटा यहाँ था, कहाँ गया, तो उसने बोला कि वो शायद अंदर वॉशरूम गया होगा अपनी आंटी के साथ। और फिर उसने जो मेरे को बात बताई अपने बच्चे के बारे में, उसको सुन के तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और उसकी माँ का कहना ये था कि मैंने अपने बच्चे को आज तक इतना खुश कभी भी नहीं देखा पिछले 7-8 महीनों में, और वो एक स्पेशल चाइल्ड है और उसके लिए हम उसकी बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं और उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको हम खुश रख सकें। और आज पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पिछले इतने महीनों में मेरा बच्चा इतना खुश है। मुझे ये लगा कि शायद इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। इसकी वजह मेरी पगड़ी हो सकती है, इसकी वजह मेरे रंग बिरंगे कपड़े हो सकते हैं, इसकी वजह मेरी गाड़ी पे किए हुए बहुत सारे सिग्नेचर और एक यूनिक गाड़ी का होना हो सकता है, या इसकी गाड़ी का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग है, ये हो सकता है। कुछ भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन अगर मेरी वजह से उस बच्चे के चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो मुझे लगता है कि मेरे इस पूरे ट्रिप का जो मकसद था वो शायद पूरा हो गया है। तो ये पहली कहानी ऐसी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और दूसरी कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्पेन में एक जगह पे रुके थे। हमें बेसिकली वो जगह क्रॉस करनी थी और नेक्स्ट डे आगे जाना था, नीस जाना था, क्योंकि मेरी गाड़ी का एक पार्ट था जो इंजन में लगता है वो वॉर्न आउट हो गया था और 1.5 लाख किलोमीटर के बाद वो बेल्ट होती है वो आपको चेंज करानी पड़ती है, तो हमें वहाँ मिली नहीं, तो हमने इंडिया से मंगवाई थी। तो जिस एयरबीएनबी में हम ठहरे वो बहुत ही खूबसूरत एयरबीएनबी था। जब हमने इसको बुक किया और हम वहाँ गए तो सुबह दोपहर का टाइम था, शाम का टाइम था शायद, तो हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और हम थके हुए थे, हम ऊपर जाके सो गए। और जब सुबह हम उठे तो वहाँ की जो ओनर थी उनका नाम था पावला, और फिर वो आई और उनसे जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने हमारी गाड़ी देखी तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारे घर में और थोड़ा रुकें। हमने बोला नहीं, हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें कल जाना ही है और ये हमारा इशू है, हमारी गाड़ी का ये पार्ट है, हमें वहाँ से लेना है। तो उसने बोला कि आप मुझे अपनी गाड़ी की डिटेल्स और पार्ट्स का बारे में थोड़ा बताएं तो मैं देखती हूँ शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ। तो वो काफ़ी देर तक कंप्यूटर पे लगी रही और उसके बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुझे बोला कि अमरजीत लुक देयर इज़ अ डील। मेरे एक दोस्त हैं जो कि उनका गैरेज है यहाँ पर, और आप वहाँ चले जाएं और उनको अपनी गाड़ी दिखा दें और वो आपके साथ अपना बंदा भेज देंगे। एक दूसरी जगह है वहाँ पर से वो पार्ट आपको मिल जाएगा, तो वो पार्ट आप लाके उनको दे दें और उसके बाद वो आपका जो है वो काम हो जाएगा। बट एक शर्त है मेरी। तो मैंने कहा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि पहले तो आपने एयरबीएनबी बुक कराया था तो ऑनलाइन आपको पे करना था, लेकिन अब आप जब आपका काम हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 2-3 दिन हमारे घर पे रहना पड़ेगा और अब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बड़ा ही अचंभित हुआ कि ये एक हेल्प भी कर रही हैं और दूसरा एक हम पे एहसान भी कर रही हैं।
सो एनीवे मैं गया वहाँ पर, और जब मैं गया तो एक और मैंने अजीब चीज़ देखी कि जहाँ पर मैं गया, जिस गैरेज में अपना गाड़ी का वो पार्ट चेंज करवाना था और आगे जाके पार्ट लेके आना था, उस इंसान ने वो पार्ट जो था वो पहले से मंगा के ही रखा हुआ था। और उसके बाद फिर उन्होंने इंजन वगैरह खोला और उसमें उनको 3-4 घंटे लगे और उन्होंने वो गाड़ी हमारी फिक्स कर दी, और इस तरह से शाम हो गई। और उनसे फिर मैंने पूछा कि पैसे, तो उन्होंने बोला नहीं, पैसे आपसे इस गाड़ी के हम नहीं लेंगे। एंड ही वाज सो काइंड कि उन्होंने ना पार्ट के पैसे लिए, ना उन्होंने जो रिपेयर करी, पूरा इंजन खुला था, ना उसके पैसे लिए। उसके बाद हमने उनका थैंक यू किया और हम घर की ओर वापस आए, और उस वक्त शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। तो मैं जब गाड़ी खड़ी करी मैंने, तो उस पौला की जो बेटी थी वो बाहर घूम रही थी। तो मैंने उसको पूछा, हे वेयर इज़ योर मॉम? सो उन्होंने बोला, पौला शी विल बी इनसाइड। वहाँ बच्चे जो हैं वहाँ पर, वो माँ बाप को भी उनके नाम से बुलाते हैं। सो एनीवे जब मैं अंदर गया ड्राइंग रूम में उनके, और वहाँ गया तो घूप अंधेरा था, और अचानक बत्ती जलती है, और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर 10-15 लोग वहाँ पर हैं, और पौला और उसके हस्बैंड जो थे वो अपने हाथ में एक केक लेके वो आते हैं, और उन्होंने मुझे विश किया। और उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो कहाँ से वो सारे डिटेल्स मेरी निकाली कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और वो केक लाके उन्होंने मेरे हाथ में दिया। और अगेन फिर मेरी आंखें नम थीं, और मैं बैठ के ये सोचने लग गया कि कौन आपके साथ इतना करता है, जो ख़ास तौर से वो इंसान जो आपको जानते भी नहीं हैं और आपसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिले हों, और इतना तो शायद आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो, तो इतने ज़हमतें तो वो भी नहीं उठाएगा आपके लिए जितनी उन्होंने उस दिन उठाई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और इटालियन खाना बनाया, और इटालियन खाना भी उन्होंने वेजिटेरियन बनाया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उन्हें एक एक बात जो थी मेरे बारे में वो मालूम थी। तो हमने भी फिर जो इंडियन खाना जिनके पैकेट हम यहाँ से ले गए थे, तो हमने वो खोले और उसको फिर गर्म करके बनाया और सबको खिलाया। तो वो सब लोगों को बड़ा खाना पसंद आया इंडिया का। और फिर हम लोग बैठे रहे, पार्टी चलती रही काफ़ी देर तक। और बार बार मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक ही बात आती थी कि इन्होंने, मतलब ये क्यों मेरे साथ ऐसा वो किया, जो इन्होंने मेरा मन मोह लिया, और एक तरीके से एक ऐसा एक अफेक्शन, एक अनकंडीशनल लव जो उन्होंने मेरे को दिया, वो मेरे दिल और दिमाग पे लिखा गया। और आज भी जब मैं किसी से बात करता हूँ, किसी से जिक्र करता हूँ, तो पौला का जिक्र वहाँ पर ज़रूर आता है, जिस तरह नोवा का आता है। वाओ, क्या बात है सर। अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज के बारे में प्लीज हमें बताइए। पहली स्पिरिचुअल जर्नी वो थी हमारे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर, और उस साल उनका 550वां बर्थ एनिवर्सरी था जब मैंने ये जर्नी शुरू करी थी। और स्पिरिचुअल जर्नीज में मैंने गुरु नानक देव जी की जर्नी करी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की करी जो हमारे 9वें गुरु थे, और उसके बाद 10वें गुरु जो हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, उनकी करी। और तकरीबन 600-650 जो है हमारे गुरुद्वारा साहिब, मैं उनमें गया। वहाँ पर जाके मैंने उनके वीडियोस बनाए, और जो हमारे पब्लिश हुए वेरियस प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल पे, और हमारे ऐप के ऊपर भी। तो इसमें एक ख़ास चीज़ जो थी, कॉमन थी, वो थी कि एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्ट जो सारे तो गुरुद्वारों में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर गुरुद्वारों में मैंने वो महसूस किया। अब इतने सारे गुरुद्वारे थे, मैं उसको पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता कहाँ पर हुआ, कहाँ पर नहीं हुआ, पर मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस आई हैड दैट फीलिंग। और वो फीलिंग ऐसी है कि ये मेरा अपना एक ऐसा बड़ा क्लोज सा अनुभव है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। मैंने शायद आज से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस बात को शेयर नहीं करा कि जब भी मैं किसी भी ऐसे गुरुद्वारे में जाता हूँ जहाँ से मेरा एकदम कनेक्ट हो जाता है, तो मेरी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, और वो मैं रोक नहीं पाता। मुझे किसी संत ने एक कहानी सुनाई थी कि उनको किसी ने पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैंने भगवान तो नहीं देखा, पर वो मुझे मालूम है कि वो है। तो उसको उन्होंने पूछा कि भाई आपको कैसे मालूम कि भगवान है? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जब वो आता है तो मुझे मालूम पड़ जाता है, और उसके आने की जो आहट है और उसकी पहचान ये है कि मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और मैं वैराग में आ जाता हूँ। तो ठीक उस प्रकार का कुछ अनुभव मुझे उन जगहों पे, उन गुरुद्वारों पे होता है, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे मस्जिद हों, चाहे गिरजाघर हों। मैं हर जगह पे जाता हूँ, और इस स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे भी गिरजाघर थे या मंदिर थे या मस्जिदें थी, मैं उन सब जगह पे गया हूँ, और मेरा अपना वहाँ एक स्पिरिचुअल अनुभव रहा है। और
जैसे हमारे जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर इसको कहा जाता है, जब मैं उसके लिए माथा टेकने जाता हूँ तो बहुत लंबी लाइन होती है, और जब तक मैं लाइन में खड़ा होता हूँ मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ। और जैसे ही मेरा पहला कदम उस पवित्र गुरुद्वारे के अंदर पड़ता है तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाता, और मेरी आंखों से जो है आंसू वो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। तो ये एक ऐसा अनुभव है, और इसको इससे ज़्यादा डिफाइन शायद मैं शब्दों में नहीं कर पाऊँगा। लाजवाब सर, लाजवाब। एक एक जो शब्द आपने बताए हैं, ऐसा लगा आपके जर्नी को हमने भी जी ली है, हम सुनने वालों ने। क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द पीपल जो सुन रहे हैं शेर दिल? आप सब यंग या ओल्ड या किसी भी जनरेशन को बिलोंग क्यों ना करते हो और आपके ट्रैवल ड्रीम्स हैं, तो आप सबको मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, वो ये है कि सपने देखना कभी भी बंद मत करें। सपने बहुत खूबसूरत होते हैं और सपने पूरे होते हैं। यकीन जानिए, अगर मेरे ऐसा आदमी जिसकी उम्र आज 66 ईयर्स है और आज भी अपने सपनों को पूरा कर रहा है, और कितने सपने वो पूरे कर चुका है, तो आप सब लोग तो यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं और आप लोग वाकई ही इसे पूरा कर सकते हैं। मिसेस गुरशरण कौर जी, सबसे पहले तो सल्यूट है मैम, आपने सर का साथ निभाया और ट्रैवल फुल ऑन जोश के साथ किया। तो आई थिंक एक सवाल तो पूछने का मन कर रहा है कि हाउ इज द जोश, और आंसर आई एम श्योर आप यही देंगे, हाई है। तो इस हाई जोश को बरकरार रखते हुए ये बताइए कि एज अ वुमन ट्रैवलर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो वो कैसी रही मैडम? सेफ्टी के बारे में मैं यही कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई। पूरी तरह से हमें हर एक जगह पे लोगों ने हमारा साथ दिया, लोग बहुत अच्छे थे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि जहाँ पे हम अटक गए हैं, या हमें खाना पीना नहीं मिला, या हमें रहना ठीक नहीं मिला। लोगों का प्यार पूरा मिला हमें। और मैं यही कहना चाहूँगी, जाने वाले जो जाना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर जाएं। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, अपनी मेडिसिन साथ रखें। डॉक्टर कोई आप कंसल्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो आप अपना उनको फ़ोन नंबर दें, उनसे कंसल्ट करते रहें। ऐसी प्रॉब्लम कोई आने वाली नहीं है। वैसे मैं भी गई, मेरे को हेल्थ इशू काफ़ी थे, लेकिन मेरे को पीछे पूरी सीट मिली हुई थी। मैं अपने टांगे को बिल्कुल ठीक करके, क्योंकि मेरी एक लेग में प्रॉब्लम है, तो पूरी सीट पे मैं अपने आराम से बैठी रही हूँ। कोई ऐसी हेल्थ इशू आया ही नहीं। तो ये जो भी जा रहे हैं, भगवान उनके साथ है। बाकी आप अपना रोड ट्रिप ज़रूर बनाएं और बड़े आराम से आप जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपको कभी किसी वहाँ पर लोगों से कोई ऐसा फील हुआ कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, या किसी गलत निगाह से देख रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ अंदर से महसूस हुआ लोगों के बारे में? लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात फील नहीं हुई। आके लोग हमें हक करते थे, स्पेशल इतनी दूर भी होते थे तो हमें फॉलो करते थे। हमारी गाड़ी जा रही है तो हमें फॉलो करते थे, ये गाड़ी कहाँ पे रुकनी है, हमने इनको मिलना है, और इतना हक करते थे और खुश होते थे हमारे से ऑटोग्राफ लेने। शायद इस काबिल तो नहीं है हम, लेकिन लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सपीरियंस, मेरे और मेरी वाइफ का एक्सपीरियंस आप सब लोगों के लिए। बस हंसते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और जस्ट कीप ड्राइविंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड मैडम, हमारे साथ शेर दिल पर आपका इतना कीमती वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।